नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित है जो उसमें आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर भारत में शिक्षा, प्रेस और जनमत, यातायात के साधन कि किस प्रकार उत्तर भारत में शिक्षा का निर्माण हुआ, धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी, यातायात के साधन क्या थे और प्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत में शिक्षा। बंगाल की तरह उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए। बंगाल में तो लोग धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ने लगे, अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख हो गए, पर उत्तर भारत में नहीं। प्रदेश पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध, आज का उत्तर प्रदेश क्या है? ये आज का उत्तर प्रदेश है। बहुत बाद में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। कलकत्ता विदेशी व्यापारियों का केंद्र था, यानी कलकत्ता से विदेश के लिए व्यापार होते थे। वह एक केंद्र था भारत में। व्यावसायिक फर्मों और प्रशासकीय दफ्तरों में नौकरी पाने की वहाँ सुविधा थी। यानी जो व्यक्ति अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करता था, उसको जो केंद्र था विदेशी व्यापारियों का, वहाँ पर उन्हें आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाती थी। बंगाल के बाहर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार इसीलिए हुआ बंगाल में अधिक, क्योंकि फिर वहाँ से ना रोजगार के साधन सुलभ हो गए, उन्हें वहाँ से प्राप्त हो गई ये सुविधाएं सारी। तो बंगाल के बाहर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि केंद्र था, केंद्र में सुविधाएं अच्छी थी, है ना, और नौकरी भी उन्हें आसानी से मिल जाती थी जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी है। ईसाई मिशनरियों के साथ संबंध होने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को शंका की दृष्टि से देखते थे। बिहार में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति 1858 से पता चलता है कि पटना के स्कूलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को वहां के लोग शैतान का दफ्तर खाना कहते थे। क्या कहते थे? शैतान का दफ्तर खाना। उत्तर प्रदेश में अनेक अंग्रेजी स्कूल खोले जाने के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रगति नहीं हुई। शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण उत्तर भारत के सांस्कृतिक विकास में भी गत्यावरोध आया, जिसे दूर करने में काफी समय लगा। नवीन शिक्षा पद्धति का लेखा जोखा लगाने पर इसमें कई अंतर्विरोध दिखाई पड़ने लगते हैं। सच तो यह है कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए देशी बाबुओं की आवश्यकता थी। यानी उन्हें अपने दफ्तरों में जो व्यक्ति काम के लिए चाहिए था वो इसी देश का हो। वो इतने सारे लोग वहां से नहीं लाए थे अपने देश से कि सभी को यहाँ पर नौकरी दे सके। अगर वो सबको यहाँ ले आते तो फिर परेशान, उनका जब व्यवसाय कैसे चलता। तो यहाँ के व्यक्तियों को यही नौकरी प्रदान की गई और व्यवसाय देसी बाबुओं की आवश्यकता थी, जिससे उनका व्यवसाय और प्रशासन निर्बाध चल सके, यानी बिना किसी अवरोध के वह चल सके। ईसाई मिशनरी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर पुण्य लूटने के चक्कर में थे। यानी ईसाई मिशनरी जो वो क्या करते थे, लोगों को ईसाई बनाते थे और वहां से उनको पुण्य लूटने के चक्कर में थे इस देश के। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो बाइबल जो ईसाइयों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको हिंदी भारत देश की कई भाषाओं में ऐसे अनुवाद कराकर सभी व्यक्तियों को फ्री में बांटी गई। तो यानी व्यक्ति जब धर्म का पुस्तकों को पढ़ेगा तो उसका माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाता है। तो कई सारे परिवार पूरे समूह एक साथ ईसाई धर्म को अपनाया था बहुत से लोगों ने। इस देश के उत्साही व्यक्तियों की दृष्टि में भी सामान्यतः रोजी रोटी का सवाल ही प्रमुख था। यानी रोजी रोटी व्यक्ति के जीवन जीने की सब सर्वप्रथम आवश्यकता उसकी रोजी रोटी ही होती है। यानी व्यक्ति जब कुछ करेगा नहीं तो खाएगा क्या, वही वाला सवाल यहाँ पर भी आया कि तो उन्होंने उसको प्रमुखता दी, है ना, जो वहां पर थे, और धीरे धीरे उन्हीं के साथ उनके गांव में वो जुट गए। साम्राज्यवादियों से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे उपनिवेशों की कल्याण कामना से कोई काम करेंगे। यह कहना है कि शिक्षा पद्धति के कारण ही राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, कम भ्रांतिपूर्ण नहीं है। इस शिक्षा पद्धति के अभाव में भी राष्ट्रीय भावना का उदय होता ही है।
यानी शिक्षा पद्धति कैसी थी वहाँ की, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, उसी को उन्होंने अपनाया और फिर वहाँ का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी? कांग्रेस की स्थापना के पूर्व उनकी रचनाओं में देश काल की अनेक समस्याएं मुखरित हुई हैं। उनकी रचनाओं में हमारे देश में उस समय जो अनेक समस्याएं थीं वह उनके साहित्य में दिखाई देती हैं। इस शिक्षा प्रणाली के कारण छोटा सा बुद्धिजीवी मध्य वर्ग जरूर पैदा हुआ, पर अधिकांश लोग निरक्षर ही रह गए। यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रभाव हुआ, थोड़े से लोगों ने वो शिक्षा को ग्रहण किया और कुछ लोग निरक्षर ही रह गए। जिन्होंने हुआ वो थोड़े से मध्य वर्ग में अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझने लगे और धीरे धीरे एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। फिर भी इससे एक तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बना जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने के कारण तर्क सम्मत और इहलौकिक हो सका। व्यक्तिक स्वतंत्रता इसकी दूसरी उल्लेखनीय देन है। आश्रम धर्मी घेरेबंदी से बाहर निकलकर व्यक्ति ने अपने निर्णय को अहमियत मिली। यानी व्यक्ति अपने निर्णयों को रखने लगा, थोड़ा सा उसे ज्ञान का उसे में प्रचार प्रसार हुआ, तो धीरे धीरे अपनी अहमियत, अपने निर्णय, अपने जो वो सोचता था अपने बारे में वो बताने लगा, चीज़ों को करने लगा व्यक्ति। मध्यकालीन धार्मिक कथाओं को विश्वसनीय बनाने और आधुनिक युग की समस्याओं से जोड़ने के मूल में यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। मध्यकाल में क्या होता था कि धार्मिक कथाएं, धर्म की ही बातें जो की जा रही थी, धर्म को ही सर्वे सर्वा माना जा रहा है, तो धर्म से निकलकर व्यक्ति ने थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर सोचा, थोड़ा सा अपने बारे में सोचा, अपने समाज के, अपने परिवार के, तो यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो यातायात के साधन क्या थे उस समय, इसके बारे में संक्षिप्त में अध्ययन। 19वीं शताब्दी ईस्वी में दुनिया भर में यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ। इस देश में भी रेल, बस, स्टीम फिश आदि ने लोगों में राष्ट्रीय और वैचारिक एकता की भावना भरने में सहायता पहुंचाई। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास पर ही यातायात का विकास निर्भर करता है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत का आर्थिक ढांचा स्थिर और अविकसनशील था, इसीलिए हमें बैलगाड़ी से अधिक की आवश्यकता नहीं थी। यानी क्या होता था कि जो गांव था वो अपने आप में संपूर्ण इकाई थे। गांव का व्यक्ति गांव से ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उसे दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आवश्यक ही नहीं था कि यातायात के साधन हो व्यक्ति के पास। फिर धीरे धीरे जब उद्योगों का बढ़ावा हुआ है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो धीरे धीरे गांव के लोगों से क्या हुआ, कच्चा माल प्राप्त करके लोग दूसरी जगह ले जाते थे, तो इसलिए उन्हें रेल की, बस की, साधनों की उन्हें आवश्यकता पड़ी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ के उद्योगपतियों के सामने यह समस्या हो गई कि वे अपने उत्पादन की खपत कहाँ करें और कारखानों के लिए कच्चा माल कहाँ से लावें। भला उन्हें भारतवर्ष से अच्छा बाजार और कहाँ मिल सकता था, है ना। उत्पादन की खपत कहाँ करें, अपने लिए कच्चा माल वह कहाँ से प्राप्त करें। तो उन्होंने भारत को एक बाजार बनाया और यहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त की। उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार में भारत में रेलवे की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए अनुरोध किया। यानी उन्होंने रेल के निर्माण के लिए कहा कि हमें विदेशों तक जाना है, हमें दूर दूर की दूरियां तय करनी है, तो रेल का जाल बिछाया जाए, रेल, है ना, और सड़क निर्माण किए जाए। लॉर्ड डलहौजी जो रेल निर्माण योजना का अगुआ था, यानी इन्होंने ही इसके बारे में चर्चा की थी और इन्होंने ही इसके बारे में सोचा था और कहा था कि इस तरीके से रेल निर्माण किया जाए। इसके मूल में निहित आर्थिक आवश्यकताओं का उल्लेख स्वयं करता है। आर्थिक लाभ के अतिरिक्त अंग्रेजों को बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहों से अपनी रक्षा करने के लिए भी गमनागमन की ओर ध्यान देना पड़ा। यानी उन्हें कहीं विद्रोह हो रहा है तो कहीं से फौज मंगवानी है, तो इसीलिए भी उन्होंने उन सब के लिए उसका निर्माण किया, रेलवे और सड़क का। रेलवे और अच्छी सड़कों की सहायता से फौजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, यानी विद्रोह के समय फौजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना उनका आसान हो गया। जाहिर है कि इस देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए इसका आयोजन नहीं हुआ था।
देश के विकास के लिए नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लोगों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने यातायात के साधन इसीलिए उन्होंने बनाए थे, बल्कि अंग्रेजों के अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए रेलवे का जाल बिछाया था और अच्छी सड़कें निर्मित की थी। उन्होंने अपने लिए किया था वो काम, हम लोगों के लिए नहीं किया था। भारतवर्ष के लिए वह काम उन्होंने नहीं किया था, वह उन्होंने अपने लिए किया था। रेलों और सड़कों ने कृषि को व्यावसायिक बनने में मदद पहुंचाई। यानी जो पहले गांव में फसलें पैदा होती थी, गांव में ही उनकी खपत हो जाती थी, धीरे धीरे क्या हुआ, वह उसे बेचने लगे धीरे धीरे बाहर जाकर, तो उससे उन्हें फायदा हुआ। तो इस तरह वह व्यवसाय बन गया। दूरियां सिमट कर कम हो गई, यानी जहां वो बैलगाड़ी से 2 दिन में पहुंचते थे, वो बस और रेल से वो 1 दिन में या 1-2 घंटे में ही वो उन चीज़ों को वो करने लगे। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से अल्प समय में सुविधा अनुसार मिलने का अवसर मिला। छुआछूत, भेदभाव आदि की कमी आई। अकाल के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्न, वस्त्र आदि भेजने की सुविधा भी प्राप्त हुई। किताबों, पत्र पत्रिकाओं आदि को दूर दूर तक सरलतापूर्वक पहुंचाया जाने लगा। शिक्षा का अभाव था, क्योंकि सुविधा और साधन नहीं थे, तो पत्र पत्रिकाओं को, किताबों को सभी तक पहुंचाया जाने लगा आसानी से। वह यातायात के साधन से उसको हुआ। इससे पुराने संकीर्ण विचारों को तोड़ने में सहायता मिलती, यानी पत्रिकाओं को लोग पढ़ते थे, पत्र पढ़ते थे, तो फिर पुराने संकीर्ण जो विचारधाराएं थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। प्रेस और जनमत, किस प्रकार नई नई प्रेस की स्थापना हुई और नई अर्थव्यवस्था और शिक्षा के कारण भारतीय जनता में एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिसके आधार पर वे अपनी कठिनाइयों को समझने और उनको दूर करने की कोशिश करने लगी। इसके लिए प्रेस से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता। इसके अग्रदूत भी राजा राममोहन राय थे। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। सन 1550 ईस्वी में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवाए और उनमें धार्मिक पुस्तकें छापी जाने लगी। मुद्रण यंत्र यानी प्रेस, छापे खाने जो छपने लगे, उनमें धार्मिक पुस्तकें छपने लगीं। कैसी धार्मिक? सन 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई में मुद्रणालय खोला गया। 18वीं शताब्दी में ही मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बम्बई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित हो गए। कुछ अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राम मोहन राय ने ही की थी। अंग्रेज और मिशनरियों ने कैसे पत्र निकाले? अपने देश के निकाले, अपनी भलाई के लिए निकाले, अपनी ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। पर राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने लिखा, अपने बच्चों के लिए लिखा, अपने देश के बच्चों के लिए लिखा उन्होंने। सन 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन आरंभ हुआ। ताराचंद दत्त इसके संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय इसके संपादक थे। तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन था वह कब हुआ? 1821 ईस्वी में, और ताराचंद दत्त और भवानी चरण बंदोपाध्याय इसके संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। तो यह प्रश्न बनता है कि यह कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक था और कैसी भाषा में लिखा गया था? बंगला में। बंगला पत्र था। इसे राजा राममोहन राय का सहयोग प्राप्त था। वे इसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख लिखा करते थे। कैसे लेख लिखते थे? सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार लिखना आरंभ किया। इससे परंपरावादी हिंदू समाज उनके विरुद्ध हो गया और इस पत्र को भी क्षति पहुंची। इसके पहले ही श्रीरामपुर मिशन के तत्वावधान में 2 पत्र प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। इन पत्रों का जवाब देने के लिए उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। कौन से मैगजीन का किया? ब्रह्मनिकल मैगजीन का, याद रखना है ये। फारसी भाषा में भी 2 पत्र निकले। जाम ए जहानुमा, ये फारसी भाषा में है, और मीरत उल अखबार, इनको पुरस्कर्ता भी वे ही थे। फरदून जी मुर्जुबान ने बम्बई में गुजराती प्रेस खोला। किसने खोला? फरदून मुर्जुबान ने। 1822 में बॉम्बे समाचार निकालना आरंभ किया। दैनिक पत्र के रूप में अब भी यह निकल रहा है। द्वारिका नाथ टैगोर
प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने बंगदूत 1830 में बंगदूत की नींव डाली। तो कब डाली बंगदूत की नींव? 1830 में। 1830 के अंत तक कलकत्ता में 3 बंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक, 2 अर्धसाप्ताहिक, 7 साप्ताहिक और 1 मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। 1826 में हिंदी का पहला पत्र उदंत मातरण प्रकाशित हुआ। तो कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ? 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातरण प्रकाशित हुआ। 1834 में कलकत्ते से ही प्रजामित्र का प्रकाशन होने लगा। कब होने लगा? 1834 में कलकत्ता से प्रजामित्र का प्रकाशन होने लगा। हिंदी का दैनिक पत्र सुधा वर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कलकत्ते से ही निकला। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और भी अधिक संख्या में होने लगा। इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। सड़ी हुई सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का अच्छा उपयोग किया जाने लगा, है ना। जो व्यक्ति उन पत्रों को पढ़ते थे, समझते थे, जो थोड़ा धीरे धीरे इतना विकास हो गया था कि सभी हिंदी भाषा में जो पत्र निकल रहे थे सभी बंगला में भी निकल रहे थे, तो उन पत्रों को व्यक्तियों ने ही पढ़ा, तो उनकी जो पुरानी परंपराएं थी, मान्यताएं थी, रूढ़ियाँ थी, वह धीरे धीरे टूटने लगी। क्या? सड़ी हुई सामाजिक नैतिक रूढ़ियों, यानी जो पुरानी जर्जर रूढ़ियाँ थी वो धीरे धीरे उनको टूटने लगी और उनका विरोध होने लगा। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का भी विरोध शुरू हो गया जो देश हित के विरुद्ध पड़ती थी। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद मिली। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट शुरू हुई। इस संघर्ष में भी राजा राम मोहन राय ने पहल की। एडम के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ उसके विरोध में उन्होंने अपने राष्ट्रीयवादी मित्रों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक, अव्यावहारिक एवं प्रतिक्रियावादी बताया। रमेश चंद्र दत्त के मतानुसार संवैधानिक ढंग से ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की यह शुरुआत थी। राजनीतिक अधिकार प्राप्त भी धीरे धीरे व्यक्ति कर ही लेता है। 1799 में वेलेज़ली ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रेस स्थापित नहीं कर पाएगा। यह 1799 में वेलेज़ली ने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। सन 1818 में हेस्टिंग्स ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 में जब एडम स्थानापन्न गवर्नर जनरल था, प्रेस संबंधी अधिकार पत्र लेने का अधिनियम बना। सन 1835 में मेटकाफ ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1857 तक यही स्थिति बनी रही। मुद्रणालयों की स्थापना के कारण विचारों, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि के प्रचार प्रसार की सुविधा ही नहीं मिली, बल्कि समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का विनिमय भी होने लगा। यानी समाचार पत्र तो होता है कि हमने कुछ लिखा, विचार लिखे, अपने कुछ लेख लिखे, किसी दूसरे व्यक्ति ने पढ़े तो उस तक वो साधन सुलभ हो गए, वो पढ़ने लगा उन चीज़ों को, है ना। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने इस माध्यम का पूरा उपयोग किया। छापे खाने का प्रभाव साहित्य के लिए भी अत्यंत हितकर सिद्ध हुआ। भारतेंदु के समय से शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार रहा हो जो किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबंध न रखता हो। यानी जो भी भारतेंदु के समय से जो वो थे वह सभी पत्र पत्रिकाओं से ही संबंध रखते थे। इन पत्र पत्रिकाओं में शुद्ध साहित्य ही नहीं छपता था, बल्कि समसामयिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता था। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का अर्थ था कि दूसरों की समस्याओं में साझेदारी करना और उनको लेकर नई नई वैचारिक भूमियों को तैयार करना। इस प्रकार ये पत्र पत्रिकाएं एक ओर जहां जनतांत्रिक भावनाओं का पोषण कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़ियों पर प्रहार भी करती हुई राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं। मुद्रण यंत्र के कारण साहित्य में वैयक्तिकता की भावना को बल मिला। इसके पूर्व साहित्य सामान्यतः श्रुत हुआ करता था, यानी साहित्य को हम श्रुत करते थे, पर धीरे धीरे क्या लिखित भी हो गया। उसके प्रशंसकों की सीमित जमात होती थी, इसीलिए
साहित्यकारों के लिए जरूरी था कि वे अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखते थे। काव्य एक साथ श्रवण सामूहिकता के परिवेश में ही संभव था, पर छापे खाने ने सारी ही स्थिति उलट दी। ये जब प्रेस की स्वतंत्रता हो गई तो धीरे धीरे सबकी चीज चेंज हो गई। मुद्रण के कारण साहित्यकार और सामाजिक का सीधा संबंध नहीं रह गया था। अब मुद्रण के माध्यम से वे एक दूसरे से संबंध हो पाते थे। यानी पहले जो साहित्य सुना करते थे व्यक्ति, मैंने सुनाया कथाओं को, कहानियों को, तो वो धीरे धीरे साहित्य क्या हो गया, मुद्रण प्रकाशित होने लगा, तो वो सबको आसानी से प्राप्त हो जाता था। इस माध्यम ने साहित्यकार को अवसर दिया कि वह बहुत कुछ व्यक्तिगत भी अभिव्यक्त कर सकता है, यानी अपने बारे में भी वह अपनी रचनाओं को वो लिख सकता है। पाठकों की स्थिति भी बदली, यानी पाठक भी बदले। वह मुद्रित साहित्य को एक सीमा तक वैयक्तिक स्तर पर ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र था। मुद्रणालय के आविष्कार के पूर्व साहित्य में वैयक्तिकता का समावेश अत्यल्प था, पर भारतीयों तथा उनके सहयोगियों के वैयक्तिक निबंधों में उसका सन्निवेश प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता था। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला के कारण अपने रूप, रंग, अभिव्यंजना, प्रभावान्वित आदि मध्यकालीन साहित्य से पृथक और स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो गया। आधुनिक काल के साहित्य में जो वैविध्य था, जो उसमें विविधता थी, वैयक्तिक कल्पना, छवियां, प्रयोगात्मकता आई, उनका आंशिक दायित्व छापेखाने पर भी है। यानी जो छापेखाने, जो मशीनें लगी प्रेस की, उन पर उनका स्पेशल दायित्व था। छापेखाने के अभाव में परिवर्तमान अभिरुचियों और संवेदनाओं का आकलन संभव नहीं था। यानी कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, लिखना चाहता है, नहीं सुनाएगा तो 4-6 व्यक्तियों को ही अपनी मन की बात बताएगा, अपनी रचनाओं को सुनाएगा, जो उसने लिखा है, जो कुछ सोचा है। पर जब प्रेस में वो चीज़ छप जाएगी तो हजारों व्यक्तियों तक वो एक साथ आसानी से पहुंच जाती थी। तो जो छापेखाने के कारण देश में जो क्रांति आई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साहित्य और कला संबंधी वादों